हेलो दोस्तों, सिविलो हॉलिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि सोसाइटी से स्टेट का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं हमने उसको देखा। ठीक है, आज हम लोगों को यहां पर पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। ये पॉलिटिकल थ्योरीज बेसिकली होती क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज या राजनीतिक सिद्धांत, और इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज बेसिकली सेट है कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो, जैसे आपका स्वतंत्रता हो गया, लिबर्टी, फिर आपका इक्वलिटी हो गया, समानता। ठीक है, उसके बाद आपके राइट्स हो गए। ठीक है, या अधिकार। देखिए, यूपीएससी पिछले कुछ वर्षों से, आप ये मान के चलिए कि लगभग 2016-17 के बाद से लगातार प्रीलिम्स में इन सिद्धांतों से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या है कि जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कोई भी प्रावधान स्वतंत्रता को, समानता को या मानव के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से, ठीक है, उसी आधार पर आप उसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और राइट्स जैसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा लेक्चर 3, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में। ठीक, तो क्या होते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, बेसिकली जैसे कोई भी जो कंट्री होता है, कोई भी स्टेट होता है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों के समुच्चय को, ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों का जो समुच्चय होता है, ठीक है, ठीक है, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसे हम कहते हैं, एक टर्म में अगर कहना हो तो हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, या राजनैतिक सिद्धांत। मतलब सीधी सी बात है कि ऐसे सिद्धांत जो उस देश के, ठीक है, ऐसे सिद्धांत जो उस देश की राजनीति को क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सिद्धांत जो उस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब भारत में कौन कौन से पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से लिबर्टी या स्वतंत्रता, ठीक है, इक्वलिटी या समानता, फिर आपका राइट्स या अधिकार, ठीक है, और द वर्च्यू ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स, ठीक है, या सभी राजनीतिक सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण आपका जस्टिस या न्याय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक ये है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और इसी में आपका लिबर्टी,
इक्वलिटी, राइट और ये है जस्टिस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि ये नेसेसरी क्यों है। भाई आप लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, डिग्निफाइड लाइफ या गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन की बात, और ये गरिमापूर्ण जीवन इन सिद्धांतों के बिना, इन प्रिंसिपल्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो गरिमापूर्ण जीवन है वो इन सिद्धांतों से ही गवर्न होगा, इन सिद्धांतों के अनुसार ही चलेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है कुछ बोलने की, ठीक है, या उसके वो इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। भाई आप देखिए कि जब आप लोगों ने पुराने समय में एक चीज फेमस थी कि कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, क्या कहा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इक्वलिटी नहीं थी। ब्रिटिश सिटीजन्स को इंडियंस से क्या किया जाता था, अलग रखा जाता था। तो देखिए कहां था गरिमामय जीवन। तो इस प्रकार से जो ये सेट प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये गरिमामय जीवन के लिए नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आवश्यकता क्या है इन राजनीतिक सिद्धांतों की। ठीक है, नेसेसिटी क्या है। ठीक है, नीड क्या है, नीड या आवश्यकता क्या है इन पॉलिटिकल थ्योरीज की, क्या क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो है क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, गरिमामय जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, गरिमामय जीवन या डिग्निफाइड लाइफ ये प्रदान करते हैं। अगर किसी के पास राइट्स हैं, जस्टिस उसका इंश्योर हो रहा है, ठीक है, तो उसका हम ये कह सकते हैं कि उसका डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सिटीजन और गवर्नमेंट, ठीक है, के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक गवर्नमेंट है जो सिटीजन्स को ये सब इंश्योर कर रही है, सारे जो सिद्धांत है वो इंश्योर हो रहा है, ठीक है, तो सिटीजन भी गवर्नमेंट के साथ में जुड़ाव महसूस करेगा। अगर ये सिद्धांत इंश्योर नहीं हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आप मान के चलिए, जैसे जो 1975 में हमारे भारत में इमरजेंसी लगी थी, तो उस दौरान जो सिविल राइट्स थे उनको खत्म कर दिया गया था एक प्रकार से। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 1977 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई। ठीक, तो ये जो सिद्धांत है वो क्या करते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में ब्रिज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिद्धांत जो है ये बताते हैं, ठीक है, कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, आपकी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। ठीक है, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके साथ ही साथ ये क्या बताते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो बताता है कि जो आपका गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ले रही है, अगर कोई कदम उठा रही है, तो इस कदम की या इस योजना की या जो अधिनियम बना रही है, मान लीजिए कोई एक्ट बनाया है, तो इसकी विधिमान्यता क्या है। ठीक है, विधिमान्यता क्या है या इसकी लीगैलिटी क्या है। ठीक है, जैसे भाई अब आप देखिए कि जब
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमारा क्या था, आधार का आया था जब जिस समय, ठीक है, आपका यूआईडी। उस समय के एस पुटुस्वामी चले गए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जब ये राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो इसलिए इसकी लीगैलिटी नहीं है। तो आधार के मामले में कुछ कमियां बनाई गई, कुछ जो है आधार के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए, ठीक। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से ये क्या करता है कि सरकार के जो कोई भी कदम उठा रही है, सरकार कोई योजना ला रही है या सरकार अगर कोई भी अधिनियम बना रही है तो उसकी विधिमान्यता या लीगलिटी को ये बताता है। भाई कोई अधिनियम अगर राइट्स को कम करेगा या जो है आपका इक्वलिटी को कम करेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार के कदम स्वीकार्य नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आया कि पॉलिटिकल थ्योरीज क्या करती हैं, एक तो गरिमा में जीवन इंश्योर करती हैं, दूसरी बात सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, तीसरा ये बताती हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस या बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी क्या है, डेमोक्रेसी है। फिर ये जो सरकार के कदम है या कोई भी अधिनियम है तो उसकी क्या करते हैं, विधिमान्यता को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही साथ में ये सिटीजन्स के आपसी संबंध को भी बताते हैं, ठीक है। अब बताइए, आप एक चीज समझिए कि अगर कोई ऐसा जो है समाज है जहां सभी के पास राइट्स हैं, सभी लोग इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है वहां जातिगत भेदभाव नहीं होगा। भाई जैसे ही आपकी इक्वलिटी आएगी, ठीक है, आप एक चीज समझिए कि जैसे ही आपकी इक्वलिटी आई, इक्वलिटी क्या करेगी भाई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम कर देगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम कर देगी, जो कम्युनल प्रॉब्लम है, ठीक है, सांप्रदायिक चीजें उनको कम कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टेट और गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज का काम करती है और उसके साथ ही साथ ये क्या बताती है कि सिटीजन्स के आपसी रिलेशन कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं और पॉलिटिकल राइट्स की आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई पॉलिटिकल राइट्स का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ या इनका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। अब आप समझिए कि किसी भी, अगर हम एंशियंट टाइम में बात करें, ठीक है, तो वो चाहे इंडिया का एंशियंट सिस्टम हो या आपका ग्रीस का जो है वो ग्रीक टाइम का एंशियंट सिटीजन हो, ठीक है, एंशियंट टाइम हो, इन सभी समयों में इक्वलिटी, ठीक है, राइट्स, ये सब एंश्योर थे, ठीक है। लेकिन एंशियंट टाइम के बाद जब मनुष्य में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ठीक है, तो दोनों जगहों पे, इंडिया में भी और उसके साथ ही साथ आपका यूरोप में भी या ग्रीक में भी क्या आया, डार्क एज, ठीक है। इंडिया में डार्क एज एग्जैक्टली नहीं आया, क्योंकि अब आप अगर बात करते हैं भाई सल्तनत काल और मुगल काल को अगर डार्क एज भी माना जाए तो भी भारत के जो सबसे प्रभावी धर्म सुधार आंदोलन है, भक्ति और सूफी, वो जो है इसी समय में उद्भव हुए। तो भारत में डार्क एज नहीं आया, लेकिन हाँ जो बेस्ट चीजें थी कि सभी के लिए चीजें इंश्योर थी, उनसे हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। और सती प्रथा, उसके बाद चाइल्ड मैरिज, ये सब समस्याएं इंडिया में आ गई, तो जिससे क्या हुआ कि इंडिया में भी ये माना जाता है कि भाई एक डार्क एज इंडिया में आ गया। यहां पर डार्क एज के बारे में हम लोग जो है एक बार और चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि डार्क एज कैसी एक सिचुएशन होगी कि जहां पर चर्च प्लस फ्यूडल लॉर्ड्स मिलकर के क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो जब डार्क एज आया और डार्क एज का जो एक्सप्लॉयटेशन था,
इससे लोग एकदम परेशान हो गए, तो हुआ रिवोल्ट या विद्रोह हुआ। और जब यह विद्रोह हुआ जिसमें 1453 का जो क्रूसेड था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यहाँ का धर्म युद्ध था, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यूरोप में आया, इस रिवोल्ट के फलस्वरूप आया पुनर्जागरण, ठीक है, या रेनेसा। और इसमें एक कंसेप्ट आया ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिज्म आया या मानववाद आया। और मानववाद ने क्या कहा कि मनुष्य जो है वो कोई साधन नहीं है, ठीक है, मीन्स नहीं है, बल्कि क्या है, खुद में एक साध्य है, एंड है। ठीक है, तो अब जब मनुष्य एंड है, मनुष्य एक लक्ष्य है खुद में, तो यहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होंगी। ठीक है, अगर मनुष्य एक लक्ष्य है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ प्रक्रिया चाहिए ना। यही जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और आपका राइट्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये वो थ्योरीज हैं या ये वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम वास्तव में मनुष्यत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज पा सकते हैं, मनुष्यत्व की प्राप्ति, ये एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल थ्योरीज कैसे आई, रेनेसा से। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉलिटिकल थ्योरीज कैसे आई, एक तो जो हमारा पुनर्जागरण था, ठीक है, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इन सब के बारे में पढ़ते हैं उसी समय में। ठीक है, तो इसी दौरान आपका क्या हुआ, एक तो पुनर्जागरण और दूसरा इंडिया के लिए पॉलिटिकल थ्योरीज को इंश्योर करने में सबसे बड़ा योगदान रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट या जो हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, वो इन दोनों के द्वारा भारत में पॉलिटिकल थ्योरीज डेवलप हुई कि हमारा कैसा होना चाहिए देश, लिबर्टी होनी चाहिए, वहां इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें इंडिया में यहां से आई। ठीक है, अब ठीक, तो पॉलिटिकल थ्योरीज आप लोगों को समझ में आई। तो पॉलिटिकल थ्योरीज में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहां पर, एक तो हम लोग पढ़ेंगे लिबर्टी या स्वतंत्रता, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी या समानता, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे राइट्स या अधिकार, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस या न्याय। इसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज रह जाती हैं, जैसे आपका फ्रेटर्निटी या बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व, और इन सब के बाद आपका डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। ठीक है, फिर आपका एक रहता है सेक्युलरिज्म। ठीक, तो ये जो सारी, ये चारों हम लोग यहां डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये हम लोग प्रियम्बल में कवर करेंगे, जहां हम लोग इन सारे शब्दों का डिटेल में मतलब समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि लिबर्टी या जो है आपका स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए
कि स्वतंत्रता, ठीक, ये जो स्वतंत्रता है या लिबर्टी, ठीक है, ये कहां से है? ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि एक लैटिन शब्द लाइबर से ली गई है। और लाइबर का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या हम इसे कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है। अब भाई प्रतिबंध, कैसे प्रतिबंध? ठीक है भाई, रिस्ट्रिक्शंस, अगर सभी लोग जो है एकदम रिस्ट्रिक्शन फ्री हो जाएंगे, ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो ये भी क्या, किस चीज को जनरेट करेगा? अराजकता को, ठीक है। अरे भाई मेरे ऊपर कानून का प्रतिबंध नहीं है, मैं किसी को गोली मार दूंगा, ठीक, तो ये भी क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन भी एनार्की को जन्म देगी, ठीक। तो यहां पे आता है कि ऐसे, यहां पर बात यह करता है कि ऐसे प्रतिबंधों का अभाव हो जो कि क्या करे? जो मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में बाधक हो, ठीक है। अगर हम स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ पर जाएं, ठीक है, अगर उसके मतलब को समझें, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ सच रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर अ हिंड्रेंस इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, जो कि क्या हो? हिंड्रेंस हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस का अभाव। क्योंकि अगर इस रिस्ट्रिक्शन को हम एब्सोल्यूट टर्म में ले लेंगे कि भाई किसी भी प्रकार के जो है प्रतिबंधों का अभाव रहे, तो क्या होगा कि समाज जो है वो वैमनस्यता फैल जाएगी, और जो हमारा समाज है वहां क्या हो जाएगा? एनार्की आ जाएगी, ठीक है, एनार्की या अराजकता आ जाएगी, ठीक। इसके लिए स्वतंत्रता का मुख्य मतलब क्या होता है? कि एब्सेंस ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन व्हिच आर हिंड्रेंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मतलब कि ऐसे प्रतिबंधों का अभाव जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या हो? उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक के रूप में काम करें। अगर हम लोग अब यहां पर ओरिजिन ऑफ लिबर्टी की बात करें, यहां शाब्दिक अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और सच रिस्ट्रिक्शन जो कि मनुष्य के विकास के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो, केवल उन्हीं पर जो है प्रतिबंध लगता है। बाकी कई बार स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए भी जाते हैं ताकि दूसरे का जो है वो नुकसान ना हो जाए। खैर, तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लिबर्टी की बात करें, ठीक है, कि स्वतंत्रता का उद्भव कैसे हुआ, तो इसकी दो स्तर पर हम लोग बात करते हैं। एक तो ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, या यहां ग्लोबल लेवल का मतलब होता है यूरोप, ठीक है। दूसरा हम इंडिया के विशेष संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। यूरोप में फ्रांस की क्रांति जो कि कब हुई? 1789 में। यहां से तीन सिद्धांत आए: लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व। ठीक है, तो जब ये स्वतंत्रता का सिद्धांत आया तो देखिए ये 1789 का समय है। अगर हम बात करें तो 1789 में इंडिया की सिचुएशन क्या थी कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हावी हो रहे थे। ठीक है, केवल मराठे प्लस टीपू सुल्तान, ठीक है, प्लस रणजीत सिंह मतलब पंजाब, यही 3-4 रियासतें ऐसी बची थी जो उनके प्रभाव से मुक्त हो। यही हाल लगभग पूरे विश्व में था कि ये 1789 या का जो समय है, इसी समय उपनिवेशवाद बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण। ठीक है, ठीक, तो उपनिवेशवाद बढ़ रहा था। ऐसे समय में जब लिबर्टी उत्पन्न हुई, ठीक है, जब लिबर्टी आई तो उपनिवेशवाद के लोगों को एक क्या मिला, एक होप मिला कि हाँ भाई एक ऐसा कंसेप्ट है लिबर्टी, हमें स्वतंत्र होना है। यहां पर वो कंसेप्ट नहीं चलेगा कि कौन रिप होए हमें कहानी। ठीक है, तो लिबर्टी चाहिए और लिबर्टी से ही ह्यूमनिज्म की बात आएगी, मानव की बात आएगी, इसलिए लिबर्टी की डिमांड फिर वहां पर बढ़ने लगी। इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां से स्वतंत्रता की बात आई या लिबर्टी की बात आई। ठीक है, स्वतंत्रता या लिबर्टी की बात आई। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है फिर एक कंसेप्ट है कि लिबर्टी एंड लॉ। लिबर्टी एंड लॉ, डायरेक्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है कि लिबर्टी एंड लॉ में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के विचारक हैं। ठीक है, दो प्रकार के विचारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हैं हमारे व्यक्तिवादी विचारक। व्यक्तिवादी विचारक मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यही व्यक्तिवादी विचारक या जो हमारे इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर हैं, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर्स हैं, यही जब पॉलिटी में कन्वर्ट होते हैं या इकोनॉमिक मॉडल में कन्वर्ट होते हैं तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री बनते हैं। ठीक है, तो अब कैपिटलिस्ट कंट्री है तो जाहिर सी बात है, अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या कहेंगे। ये कहेंगे कि जो लॉ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लिबर्टी। ठीक है, जैसे जैसे लॉ बढ़ता है लिबर्टी कम होती है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल चीज समझिए, मान लीजिए कानून आ गया कि हमारे यहाँ है कि जिसके ऊपर मतलब 2.5 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर ये 2 लाख होता या नहीं होता ये कानून, तो आप अपना ये 2.5 लाख भी खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते। लेकिन अभी क्या है कि आपको अपनी आय का ये सर्टेन हिस्सा जो 2.5 लाख के ऊपर जो भी उनका टैक्स परसेंटेज टैक्स स्लैब के हिसाब से आता है उसमें आपको टैक्स देना है, तो वो आपका पैसा कम हो जाता है। ठीक है, या जैसे जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय ये कानून आया कि भाई आप 4,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये लोग प्रारंभिक रूप से ये कहते हैं कि लॉ जो है वो अगेंस्ट होता है लिबर्टी के। क्यों? क्योंकि लॉ क्या करता है, ये राज्य बनाता है, और राज्य क्यों बनाता है? सिटीजन्स से फोर्सफुली फॉलो कराने के लिए। ठीक है, जबरदस्ती पालन करने के लिए। तो इसलिए ये जो है क्या है, आपका अगेंस्ट है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विधि चूंकि लॉ जो है वो बाइंडिंग नेचर का होता है या जो है बाध्यकारी प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए ये स्वतंत्रता का विरोधी है। ठीक है, स्वतंत्रता का विरोधी इसे कहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक समझिए कि एक दूसरा कंसेप्ट है जो यथार्थवादी विचारक है। ठीक है, अब ये देखिए ये सिद्धांतिक बात है भाई। अगर मान लीजिए किसी कानून नहीं है, अब मान लीजिए कि अगर ये आईपीसी का 302 खत्म कर दिया जाए तो कोई किसी को मार देगा, तो पता चलेगा कि उस समय क्या फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट, जो फोर्स थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि शक्तिशाली लोग जब दुर्बलों पर शासन करते हैं तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो वहां भी
स्वतंत्रता, इक्वलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके पास ताकत रहेगी वो मारेगा फिर अगले को। अगर ये समाप्त हो जाए तो बताइए, लोग एक दूसरे कत्ल ही करते रहते, मतलब एक दूसरे का मर्डर ही करते रहते चले जाएंगे। तो इसलिए कुछ यथार्थवादी विचारक हैं, या जिन्हें हम कहते हैं रियलिस्टिक थिंकर। ठीक है, रियलिस्टिक थिंकर्स ये क्या कहते हैं, रियलिस्टिक थिंकर्स ये यथार्थ की बात कहते हैं। ठीक है, इनको रियलिस्टिक या पॉजिटिव लिबरल्स भी बोला जाता है। पॉजिटिव लिबरल मतलब ये ऐसा नहीं है कि एकदम आंख बंद करके जो है सबको स्वतंत्र ही कर देते हैं, उसकी सिचुएशन देखते हैं। ये कहते हैं कि अगर लॉ है तभी जो है स्वतंत्रता है, तभी लिबर्टी है। ठीक है, क्या कहते हैं ये, कि इफ देयर इज लॉ देन देयर इज लिबर्टी। जहां विधि है वहीं स्वतंत्रता है, या विधि की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता संभव है। ठीक है, क्यों भाई, जैसे मान लीजिए अब आईपीसी का 302 है, पता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको सजा दे दी जाएगी, तो इसके कारण जिसके दिमाग में मर्डर करने की बात आ रही है वो मर्डर नहीं करेगा, थोड़ा सा डरेगा उससे। ठीक है, तो दोनों की ही स्वतंत्रता इंश्योर रहेगी। भाई उसकी राइट टू लाइफ, और जेल जाने के बाद अगर ये जेल जा रहे हैं मारने के बाद तो इनकी भी स्वतंत्रता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इफ देयर इज लॉ देन देयर इज लिबर्टी। अगर जहां पर विधि है वहीं पर स्वतंत्रता है, विधि की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता संभव है। और एक हमारे थिंकर हुए जिन्हें हम कहते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक का क्या स्टेटमेंट था, जॉन लॉक ने कहा कि, ठीक है, जॉन लॉक ने कहा कि इफ देयर इज नो लॉ, सेम यही चीज कि इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है, जहां पर विधि नहीं है, अगर विधि नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। क्योंकि आप एक चीज समझिए ना, कि अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी हो जाएगी, ठीक है, तो केवल क्या हो जाएगा, ये लिबर्टी हो जाएगी शक्तिशाली वर्ग के लिए। ठीक है, और फिर यहां पर नेचर ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ स्टेट चेंज हो जाएगा। भाई आप समझिए ना, आप मिडवल इंडिया का समय देखिए, जिसके पास तलवार उसी की सत्ता। ठीक है, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ठीक है, समझ में आया, तो चलिए ठीक है, तो यहां पर लॉ एंड लिबर्टी का हम लोगों ने कंसेप्ट समझा। अब आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि भाई एक तो लिबर्टी है, लिबर्टी का प्रयोग हो रहा है, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, और एक शब्द यूज होता है फ्रीडम। ठीक है भाई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो क्या अंतर है इन दोनों शब्दों में, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक होती है हमारी लिबर्टी और दूसरी होती है हमारी फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जहां पर, ठीक है, जहां पर जो आपकी सोसाइटी है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी है या जो आपका स्टेट है, ये आपको लिबर्टी दे, लिबर्टी प्रदान करे। मतलब जब ये स्वतंत्रता प्रदान करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लिबर्टी। जैसे भाई आप एक चीज मान के चलिए कि आपके परिवार का ढांचा या आपके समाज का ढांचा ऐसा है जहां आप एलजीबीटीक्यू मैरिज पर खुले स्तर पर बात कर ले रहे हैं। ठीक है, एलजीबीटीक्यू मैरिज में मतलब किसी को उससे दिक्कत नहीं है, तो वो लिबर्टी का सेंस आएगा। ठीक है, कि जहां समाज ही इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव है कि वो लोगों की स्वतंत्रता को इंश्योर कर रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे टर्म लिबर्टी। और फ्रीडम हम कहां यूज करेंगे, जहां इंडिविजुअल क्या करता है, फ्रीडम या स्वतंत्रता की डिमांड करता है, किससे, स्वतंत्रता की मांग करता है, किससे करता है, स्टेट से या आपके सोसाइटी से।
ठीक है, समाज और राज्य से वो मांग करता है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी एलजीबीटीक्यू के मैरिज की बात अगर कर ले रहे हैं तो जो हमारी जो मैक्सिमम कम्युनिटी ऐसी है जो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, और कुछ लोग अगर बात करते हैं तो हंसी मजाक के जो है उद्देश्य से बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है ये स्टेट और सोसाइटी से अपनी स्वतंत्रता की क्या कर रही है, मांग कर रही है। तो जब यहां पर हम टर्म यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फ्रीडम। तो ये हमारी होती है पॉजिटिव स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी, और इसे हम निगेटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, कि जहां मांगना पड़ रहा है, समाज नहीं दे रहा है, राज्य नहीं दे रहा है। भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से स्वतंत्रता ली है, मांगी है, छीनी है। अंग्रेज नहीं स्वतंत्रता दे रहे थे, तो इसलिए क्या होता है, वो फ्रीडम स्ट्रगल। और जो आपका लिबर्टी है वहां पर जब सोसाइटी या स्टेट स्वयं ही ऐसा सिचुएशन में आ जाए कि वो क्या करें, एक तरीके से व्यक्ति को अपने विकास के लिए रिस्ट्रिक्शंस ना अप्लाई करें। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो स्थानों पर लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी या फ्रीडम। ठीक है, पहला प्रियम्बल में, प्रियम्बल में किस किस चीज का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड रिलीजन, इसकी स्वतंत्रता आपको यहां पर दी गई है। और वहीं पर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर आर्टिकल 19 से 22 और आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, और यहां से जो है आपके राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई, स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात कहां की गई है उसके बारे में। ये था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रीडम या टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बात यहां पर की गई है कि कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद एक बड़ी चीज है, जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना कुछ विचार दिया। ठीक है, हम उन विचारों को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और हम उसको समझने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको हानि का सिद्धांत भी कहते हैं, हानि का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल लिबर्टी है, किसी भी व्यक्ति की अगर इंडिविजुअल लिबर्टी है, तो इसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए इंटरफियर? पहली बात तो कि कोशिश किया जाए कि ना ही किया जाए, लेकिन अगर इसमें इंटरफियर हो रहा है, किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी को कम किया जा रहा है, तो केवल उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, केवल उसका ग्राउंड या जो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इस लिबर्टी पर, ठीक है, केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो इसलिए कि ये जो किसी पर्सन 1 का जो लिबर्टी है, ये किसी पर्सन 2 की लिबर्टी को कम ना करे या नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए पर्सन 1 है, इनके पास एकदम लिबर्टी है कुछ भी करने की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन 2 को जाके मारपीट देंगे। ठीक है, मारपीट नहीं होगी। ठीक है, ना ही ये पर्सन 2 की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, ये भी नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि इनकी लिबर्टी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर रोका गया है, ताकि ये जो पर्सन 2 है इसको कोई भी हानि ना हो। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जेएस मिल का स्वतंत्रता पर हानि का सिद्धांत। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति पर पहली बात तो
स्वतंत्रता पर रोक लगानी नहीं चाहिए और केवल उसी आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भाई आर्टिकल 19(1)(a है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, सोबर्निटी, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद मानहानि, इन सभी आधारों पर तो ये क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर रोक लगाता है इन सब ग्राउंड पर कि भाई जो मन में आए वो बोलो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना ये, तो जो मन में आए वो बोलो, लेकिन ये देखो कि ऐसा ना हो कि नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत आ जाए या मानहानि किसी की हो जाए, ठीक है, या देश की संप्रभुता और एकता अखंडता के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए, तो वहां पर ये इसको रोकता है, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब लगते हैं कि तब जब किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहां पर लिबर्टी के बारे में हम लोगों ने चीजें समझ ली हैं। आप लोगों का जहां पर यूट्यूब का ये जो चल रहा है, इसके लिंक में, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर टेलीग्राम लिंक है जहां पर आप लोगों को इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये देखिए, ये 2018 में प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। क्या कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? Which of following best reflects the relationship between law and liberty? जॉन लॉक वाला कि विधि और लिबर्टी और लॉ का क्या संबंध है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले लोग क्या कहते हैं कि लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी, लेकिन बाद में जो रियलिस्टिक थिंकर्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो लिबर्टी। अगर विधि नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। सीधे सीधे किसका कथन है? लॉक का कथन, ठीक है। जॉन लॉक ने यह बात बोली थी, ठीक है। यहां देखिए सीधे सीधे आया था एकदम स्टेटमेंट, और इसका विकल्प क्या है? ठीक है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को, ये भी सही है। विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वतंत्रता कम होती है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें से कौन सा है कि अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। किसका स्टेटमेंट है? जॉन लॉक का, ठीक है। ये भी सही है कि अगर कानून ज्यादा होगा तो स्वाधीनता कम होगी, लेकिन ये किसने कहा है? इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर्स ने, ठीक है। और हम लोग किसको फॉलो करते हैं? रियलिस्टिक थिंकर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो है आप लोगों का लिबर्टी खत्म हो चुका है। लिबर्टी के बाद अब कल की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे? राइट्स, इक्वलिटी और जस्टिस, ठीक है। और इन क्लासेस को खत्म करने के बाद हम अपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।